कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। 11th वाले बच्चों, जिस तरीके से 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए हैं, ये मत मान लेना कि अब तुम्हारे वाले एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। चांस ही नहीं है बच्चों, किसी हिसाब से कोई चांस नहीं है। उनको मिल गया, उनका गोल्डन टाइम था, उनके दिनमान अच्छे चल रहे थे, उनका भाग्य दशा बहुत बढ़िया था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गई उनकी। तुम्हारी इतनी बढ़िया जरूरी नहीं है, तो पढ़ाई कर लो, ठीक है। और एक ये वीडियो जो आज है वो नीट आईआईटी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, एनडीए, एयरफोर्स, उन सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, इतने सारे हम क्वेश्चन करेंगे कि आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है। एग्जाम का मतलब स्टेट बोर्ड एग्जाम ही नहीं है, एग्जाम का मतलब नीट, आईआईटी, एम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे डिफेंस की जितनी भी एग्जाम है, इनमें आप देखेंगे इस पॉइंट से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। चलिए वीडियो चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक है हमारे पास में एरर्स। लास्ट टॉपिक भी यही था, आज भी यही है, एरर्स, त्रुटियां। लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? कॉम्बिनेशन में एरर, ठीक है। संयोजन में त्रुटियां, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पढ़ते हो ना प्रतिरोधों का, 10वीं में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? इसी तरीके से अगर कोई दो भौतिक राशियां या दो से अधिक भौतिक राशियां जुड़ रही हैं, घट रही हैं, गुणा हो रही हैं, भाग हो रहा है, घाते लग रही हैं उनके ऊपर, अगर इस तरीके का उनका कोई फॉर्मूला है, तो फिर हम एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आज हम देखने वाले हैं। आपकी बुक में भी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा भी देखेंगे, ठीक है। चलिए काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन इन एरर्स टॉपिक डाल लीजिए, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले एरर्स इन एडिशन, एरर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्या चीज है? मतलब योग तथा व्यकलन। व्यकलन का मतलब क्या हुआ हमारे लिए? हमारे लिए हुआ कि घटाना, जिसे हम कहते हैं, माइनस करना, है ना, घटाना में त्रुटियां। क्वेश्चन हिंदी मीडियम के ही होंगे, लेकिन मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा उन चीज को। चलिए, ये क्या होता है? तो पहले ये समझिए कि किसी भी भौतिक राशि को लिखा कैसे जाता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते कैसे हैं। तो हम बोलते हैं कोई भी, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, इसे लिखने का तरीका फिजिक्स में जो जनरली यूज किया जाता है एरर को बताने के लिए, वो कुछ ऐसा होता है, ए प्लस माइनस डेल ए, ऐसा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक। ऐसे ही कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ले लो, उसे ऐसा लिखा जाएगा बी प्लस माइनस डेल बी। अब आप ये समझिए कि ये क्या चीज है। तो जब हम बोलते हैं ए, तो ये उसका वास्तविक मान या फिर यथार्थ मान आप मान सकते हैं। और डेल ए कौन सा है बच्चों? आपने बच्चों निरपेक्ष त्रुटि कैलकुलेट की थी या परम त्रुटि कैलकुलेट की थी और उसका माध्य मान भी निकाला था ना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या फिर माध्य परम त्रुटि निकाला था। ये वही चीज है, ये वही चीज है। तो हम बोलते हैं यथार्थ मान में हम वास्तविकता के अंदर उसका निरपेक्ष त्रुटि को या फिर परम त्रुटि को क्या कर देते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा लिखा जाता है। वापस से एक और चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये चीज आपको तब बहुत क्लियर हो जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये चीज आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो अगर ऐसी कोई भौतिक राशियां हैं जिनके कॉन्सेप्ट को, मतलब उनको इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है और उसका फॉर्मूला, जैसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला दिया हुआ है योग हेतु, एडिशन के लिए, ठीक है। योग के लिए R इज लिखा हुआ है, इनका फॉर्मूला A प्लस बी है, ठीक है। योग के लिए क्या लिखा हुआ है? A प्लस बी फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फिर आप जब R निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी A प्लस बी होगा, A को B के साथ में जोड़ देना।
लेकिन इस आर के मान में, इस परिणामी के मान में त्रुटि कितनी होगी? डेल आर होगी। परिणामी के मान में त्रुटि कितनी होगी? डेल आर होगी। और वो डेल आर कितनी होगी बच्चों? इन दोनों को जोड़ दो, डेल ए में किसको जोड़ दो? डेल बी को जोड़ दो। ठीक है, तो जब इस परिणामी को लिखा जाएगा ना बच्चों, तो क्या लिखा जाएगा? हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू, लिखा जाएगा आर प्लस माइनस डेल आर। ठीक है, जहां डेल आर कैसे निकाला? आपने इन दोनों परम त्रुटियों को क्या कर देना है? सिंपली ऐड कर देना है। जब फॉर्मूला किसका था? योग का था, एडिशन का था। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला किसका हो जाए बच्चों? व्यकलन का हो जाए, घटन, घटाने में त्रुटि, घटाने में त्रुटि। ठीक, घटाने में कैसे? फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ए माइनस बी। ठीक, तो आपका परिणामी तो ऐसे ही निकलेगा, ए में से बी को घटा दीजिएगा, सीधा सीधा जो भी आएगा वो लिख दीजिएगा। लेकिन इसमें त्रुटि कैसे देखोगे? घटाने में त्रुटि कैसे देखेंगे? तो जो त्रुटि होती है वो जुड़ती ही है, तो मतलब डेल ए में डेल बी को जोड़ दो, ये अधिकतम त्रुटि है। डेल ए में किसको जोड़ दिया? डेल बी को। मेरी बात को समझिए, यहां पर एक सिंपल सी लाइन में लिखूंगा, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। यदि आपका सूत्र योग का है या फिर घटाने का है, मतलब जोड़ का या घटाने का है, तो त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। तो त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और हमेशा धनात्मक होती है, ये और ध्यान में रखो। त्रुटियां ऋणात्मक नहीं देखी जाएंगी, हमेशा कैसी देखी जाएंगी? धनात्मक देखी जाएंगी, अपने दिमाग में याद रख लेना। ठीक, तो जब हम लिखेंगे आर प्लस डेल आर प्लस माइनस डेल आर, तो वहां पर आर तो ये और डेल आर ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, घटाने में भी ऐसा। तो यहां पर अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट फिट कर लो, क्या भाई? कि जब परिणामी राशि, परिणामी भौतिक राशि का सूत्र जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, सूत्र जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, तब त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे प्रतिरोध है ना, पहला प्रतिरोध R1 है और R1 लिखा गया है R1 प्लस माइनस डेल R1, मतलब ये तो प्रतिरोध है 2 ओम या 10 ओम जो भी, और उसमें त्रुटि दे रखी है आपको। ऐसे ही एक दूसरा प्रतिरोध दिया हुआ है R2 और वो लिखा गया है R2 प्लस माइनस डेल R2। ठीक, और ये दोनों प्रतिरोध जो हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। ठीक है, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है तो फिर फॉर्मूला क्या बनता है? R1 प्लस R2 का फॉर्मूला बनता है, यही है। तो हम R इक्वलेंट कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू होता है R1 प्लस R2, यही होता है। तो ये बात ध्यान रखना, R1 प्लस R2 तो ऐसा ही होगा। लेकिन इस R इक्वलेंट में त्रुटि कैसे निकालोगे देवताओं? R इक्वलेंट में त्रुटि देखो, सूत्र कैसा है? R1 प्लस R2 जोड़ का है, तो त्रुटियां भी डायरेक्ट जुड़ जाएंगी, डेल R1 प्लस डेल R2, डेल R1 प्लस डेल R2। ठीक है, और जब आप फाइनली लिखोगे कि परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध कैसे लिखा जाएगा? परिणामी प्रतिरोध वो हमेशा ऐसा ही लिखा जाएगा बच्चों, R इक्वलेंट, मतलब R परिणामी प्लस माइनस डेल R इक्वलेंट। ये R इक्वलेंट कहां से आएगा? यहां से, जो आप डायरेक्ट जोड़ के निकालोगे। और ये डेल R इक्वलेंट कहां से आएगा? यहां से।
बात समझ में आई? सूत्र कैसा था? जोड़ का था, इसलिए हमने त्रुटियों को डायरेक्ट क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। चीज को ध्यान में रखना। तो जब आपका फाइनल फॉर्मूला जोड़ का हो या फिर घटाने का हो तो हमेशा त्रुटियां सीधी सीधी क्या होती हैं? संयोजित होती है। इस चीज को ध्यान में रखना। आपकी बुक में एक छोटा सा डेरिवेशन भी है इस चीज को बताने के लिए, लेकिन वो कभी पूछा नहीं जाता, पहली बात, और उसको दिमाग में रखने से फालतू का गार्बेज दिमाग में जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है दिमाग में पता होना चाहिए करना क्या है, दिया हुआ क्या है। दिया हुआ जो है वो मैंने बताया, उसमें करना क्या है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा सवाल और क्या पूछा जा सकता था, आप आगे भी लिख सकते हैं। प्रतिरोध या श्रेणी क्रम प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि, श्रेणी क्रम प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? ये है आपके पास में आर इक्विवेलेंट, डेल आर इक्विवेलेंट, इसमें आर इक्विवेलेंट का भाग लगा देना और 100 से गुणा कर दीजिएगा, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, तो मैं इस चीज को आगे की और लिख रहा हूं, इतना उतार लीजिएगा और फाइनली फिर क्या लिखोगे? आर इक्विवेलेंट में प्रतिशत त्रुटि, आर इक्विवेलेंट में प्रतिशत त्रुटि। उम्मीद करता हूं ये कट नहीं रहा होगा, वैसे मेरी वॉइस तो जा ही रही होगी तो उतार लीजिएगा। क्या होगा भाई? तो ये होगा डेल आर इक्विवेलेंट में आर इक्विवेलेंट का भाग लगा दीजिएगा और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यही तरीका होता है, और कोई तरीका है भी नहीं प्रतिशत को ज्ञात करने का। ठीक है, जल्दी से इस चीज को उतारो, अपन आगे काम करते हैं। जल्दी से उतारो इसे। ओके, ये दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं वैसे, है ना? चलो जल्दी से इसे उतार लो, फिर गुणन और भाग में भी बतानी है मेरे को। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको आराम से सीधे से समझ में आ गई होगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हो गया? और फिर वीडियो को पॉज कीजिएगा और काम करना चालू कर दीजिएगा। सबसे बेटर तरीका तो वैसे यही है ना? चलिए अब आगे काम करते हैं। और मैं इतने सारे सवाल करवा दूंगा ना आपको कहीं दिक्कत, मतलब कहीं कोई टेंशन होने वाली नहीं है। अब अपन देखेंगे ओके, चलो इसको हटा देता हूं पूरे को। टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और वीडियो पसंद आए तो एंड में जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर फॉर्मूला गुणन का हो या फिर भाग का हो। गुणन तो समझते हो ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में है दूसरा कॉन्सेप्ट जो है गुणन एवं भाग में त्रुटियां। एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस केस में क्या होगा? तो सूत्र आपका कैसा होना चाहिए? मल्टीप्लाई वाला होना चाहिए या फिर डिवाइड वाला होना चाहिए। ठीक है, दो मैं पहले वापस से वही राशियां लिख देता हूं। राशि क्या दी हुई है? ए दी हुई है। ए को कैसे लिखा गया है? ए प्लस माइनस डेल ए। ये डेल ए क्या है? परम त्रुटि है ना? माध्य परम त्रुटि या फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि। नहीं पता है तो लिख लेना इस चीज को। ये क्या है? माध्य परम त्रुटि या फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, नहीं तो फिर परम त्रुटि लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही एक भौतिक राशि दूसरी जो दी हुई है वो कुछ ऐसे लिखी हुई है, यही लिखी हुई है। क्या करेंगे अब? सूत्र कैसा है? फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूला आपको दे दिया उस भाई साहब ने कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला है a इंटू बी। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? a इंटू बी है, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है। इस केस में बच्चों थोड़ा सा चेंज है। जब भी सूत्र कैसा होता है? गुणन का होता है या फिर भाग का होता है, या फिर भाग का होता है। या तो फॉर्मूला ऐसा है
या और आर का फॉर्मूला वो ऐसा देख सकता है, ए डिवाइडेड बाय बी या फिर बी डिवाइडेड बाय ए, ऐसा लिख दे वो। ठीक, उस केस में क्या करेंगे, तो ये बात ध्यान में रखना, जब सूत्र गुणन अथवा भाग का हो तो प्रतिशत त्रुटि जुड़ती है, तो प्रतिशत त्रुटि जुड़ती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है ना। फॉर्मूला अगर मल्टीप्लिकेशन का हो या फिर डिवाइड का हो तो आपको क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है और उसको जोड़ देना है। ठीक है, चलो अभी मैं बताता हूं अभी कैसे होगा। ये क्या होगा, तो मेरे को निकालना है आर में त्रुटि, तो आर में त्रुटि डायरेक्ट नहीं निकाल सकते फॉर्मूला, क्योंकि मल्टीप्लाई का हो गया या डिवाइड का हो गया, इसलिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो फिर आप क्या निकालोगे, आप आर में प्रतिशत त्रुटि निकालोगे, वो लिखा जाएगा डेल आर डिवाइडेड बाय आर। क्या लिखा जाएगा, डेल आर डिवाइडेड बाय आर। फॉर्मूला ऐसा है या फिर ऐसा है, ठीक, तब त्रुटि डायरेक्ट नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत त्रुटि। अब आर में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाली जाएगी, तो हम लिखेंगे कि आर को लिखा जाने का तरीका ऐसा होना चाहिए था, आर प्लस माइनस डेल आर। आर लिखा तो ऐसे ही जाता परिणामी, ठीक है, जहां आर तो ऐसे निकल जाता इस सूत्र से, ये डेल आर भैया कहां से निकलेगा। ठीक है, तो फिर हमने देखा कि इस केस के अंदर इसका प्रतिशत त्रुटि कैसे निकल जाएगा, डेल आर में किसका भाग लगाओ, आर का। आप चाहे तो 100 से गुणा कर दीजिए, एंड में जाके तो वो कटेगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना। बराबर क्या होगा, प्रतिशत त्रुटि जुड़ती है, मतलब ए में प्रतिशत त्रुटि निकालो और बी में प्रतिशत त्रुटि निकालो और उसको क्या कर दो, जोड़ दो। ए में प्रतिशत त्रुटि बताओ भाई, ए में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल ए डिवाइडेड बाय ए। बी में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल बी डिवाइडेड बाय बी। और क्या करना है, जोड़ना है, सिंपल, खत्म किस्सा। ठीक है, चलो डेल ए डिवाइडेड बाय ये चीज दी हुई थी, इसलिए ये भी आसानी से निकलेगा। ये भी दिया हुआ आएगा सवाल में, तो ये भी आसानी से निकलेगा। और जब आपको फॉर्मूला पता है आर का, तो मेरे हिसाब से ये आर निकल जाएगा। सूत्र दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट गुणा करो या भाग करो। बताओ भाई इस बार डेल आर निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन तरीका चेंज हो गया। पहले जब जोड़ और घटा रहे थे तब हम त्रुटियों को डायरेक्ट जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि जुड़ती है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो आप बोलोगे कि सर इस चीज का यूज कहाँ करें, ऐसी चीज हमारे पास में कहाँ है, तो बच्चों फिजिक्स में तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला हैं जहाँ गुणा भी हो रहा है और भाग भी हो रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। एग्जाम्पल समझिए इस चीज का। एग्जाम्पल क्या है, जैसे बल है, फोर्स एफ, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू ए, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये मास है, ये एक्सिलरेशन है, और ये फोर्स, फोर्स मास एक्सिलरेशन, बल द्रव्यमान त्वरण। ठीक है, अब इसमें त्रुटि निकालनी है, तो क्या होगा, तो सवाल में दिया हुआ क्या होगा, m दिया हुआ होगा, और कैसे दिया हुआ होगा, m प्लस माइनस डेल m दिया हुआ होगा। त्वरण कैसे दिया हुआ होगा, a प्लस माइनस डेल a दिया हुआ होगा। ठीक है, और आपको f निकालना है, तो f कैसा लिखा जाता, f प्लस माइनस डेल f, ऐसा ही तो लिखा जाता है ना। मैं तरीका बता रहा हूं कि f अगर लिखा जाता तो ऐसा लिखा जाता। चलिए ये f कहां से निकलेगा, तो हम बोलते हैं m इंटू ए, ये तो दिया हुआ है सवाल में, ये दिया हुआ है, दिया है, और ये ज्ञात करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो m और a तो दिया हुआ है ना, बताओ भाई f निकलेगा नहीं निकलेगा। दिक्कत तो इस डेल f की थी, और डेल f कैसे निकलेगा भैया, फॉर्मूला देखो गुणन का है। प्रतिशत त्रुटि पे आ जाओ, तो हम लिखेंगे डेल f डिवाइडेड बाय f बराबर क्या होगा, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि और द्रव्यमान प्लस माइनस क्या, त्वरण में प्रतिशत त्रुटि और उसमें त्वरण का भाग लगा दिया। बताओ भाई हो गया, ये तो निकल ही जाएगा क्योंकि चीज दी हुई है। f निकलेगा क्योंकि फॉर्मूला में पता है। बताओ भाई डेल f निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। सवाल में ये भी संभव है कि शायद हमें प्रतिशत त्रुटि ही पूछ ले, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी समझने लायक है। फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला समझोगे तो काम हो जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल डिवाइड का और बता देता हूं। एग्जाम्पल डिवीजन का देखो, आप सभी को पता है कि प्रतिरोध जो होता है वो V डिवाइडेड बाय I, वोल्टता में धारा का भाग लगाते हैं, यही होता है। ठीक, अब क्या दिया हुआ होगा सवाल के अंदर, देखो दिया हुआ क्या होगा सवाल में, दिया है
क्या दिया हुआ है भाई, v दिया हुआ है। v कैसे लिखा हुआ होगा, v प्लस माइनस डेल v लिखा हुआ होगा, ऐसा लिखा हुआ होगा, ठीक है। और धारा कैसे लिखी हुई, I इज इक्वल्स टू आई प्लस माइनस डेल आई लिखी हुई होगी, ऐसे लिखी हुई होगी। बताओ फॉर्मूला किसका है, डिवीजन का, तो ये r तो निकल ही जाएगा, ठीक। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, ज्ञात क्या करेंगे, r प्लस माइनस डेल आर कैलकुलेट करेंगे। अरे यही तो कैलकुलेट करेंगे, दिक्कत तो इस डेल आर की है। इस डेल आर को कैसे कैलकुलेट करना है, तो तरीका हमने क्या देखा भाई, फॉर्मूला डिवाइड का था, तो डेल आर डिवाइडेड बाय आर कैलकुलेट होगा। सबसे पहले क्या कैलकुलेट होगा, डेल आर बटे आर, प्रतिशत त्रुटि प्रतिरोध में, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखो भाई, डेल वी में वी प्लस डेल आई बटे आई, है ना। कोई होशियार की पूछड़ी मत बन जाना, पता चले नीचे डिवाइड के अंदर है तो ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस की घात लगाऊंगा और फिर काम करूंगा, नहीं भाई बख्शो हमें, ठीक है। त्रुटियों में माइनस याद ही नहीं रखना, माइनस होता ही नहीं है, भूल जाओ कि माइनस कहीं था ही नहीं, जिंदगी में नहीं है इनमें माइनस, ठीक है। तो त्रुटियों में सदैव और सदैव क्या होता है भाई, योग होता है, इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। ये याद रखो, सारा काम निपट जाना है, ठीक है। पता चल गया, गुणा और भाग वाले में क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे और वो भी जुड़ेगी, है ना। और योग और माइनस वाले में डायरेक्ट त्रुटि जुड़ जाएगी और कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। ये बात तो उतारो, जल्दी से करो, फिर एक और चीज बची हुई है और फिर सवाल करते हैं, जल्दी करो इस चीज को। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में भी आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दूं क्या, जिससे और थोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ अब ये थोड़ा सा और ठीक हो गया ना। चलिए अब हम हमारे पास में लास्ट देखेंगे, जिसके अंदर घात के कारण त्रुटियों को देखेंगे, और कुछ नहीं, बस हो गया, है ना। घात के कारण त्रुटियों को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन करना चालू करेंगे। घात क्या होती है बच्चों, पावर। कुछ सूत्र पावर में भी दिए हुए होते हैं, तब कैसे काम करेंगे। हटाऊं इसे, आपकी बुक के क्वेश्चन करेंगे और नीट और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। हो सका तो मैं 2 वीडियो बना दूंगा, आज वाला और एक और, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो त्रुटियों वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, घात में त्रुटियां, घात में त्रुटियां, एरर्स इन पावर, पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। जब फॉर्मूला पावर में हो या कैसे भी हो, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो बहुत सिंपल है बच्चों, जैसे समझना है, एक बार के लिए समझना है इस चीज को कि कोई ए दिया हुआ है, ए कोई भौतिक राशि है दी हुई है, और वो क्या हुआ है, ए प्लस माइनस डेल ए में प्रदर्शित की गई है, डन। और ऐसे ही कोई भौतिक राशि दी हुई है बी, ठीक, और बी कुछ ऐसा लिखा गया, बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक। सूत्र समझिए, सूत्र कुछ ऐसा है, सूत्र दिया हुआ है, कोई परिणामी राशि r बराबर लिखा गया है a क्यूब, ऐसा दिया गया सूत्र a क्यूब, a की घात 3 आ गया। अब क्या करेंगे, तो आप देखो कि a वास्तविकता में 3 बार गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 बार गुणा हो रहा है, देखा जाएगा तो ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही है, ठीक। इस केस में क्या करेंगे भाई, इस केस में सिंपल सा तरीका है, प्रतिशत त्रुटि ही कैलकुलेट होगी। तो इस बार लिखा जाएगा डेल आर बटे आर, अरे आर को भी लिखा जाता तो आर प्लस माइनस डेल आर लिखा जाता, तो ये क्या होगा, डेल आर बटे आर बराबर क्या होगा वो समझिए, ये ए की प्रतिशत त्रुटि लिखो, ए की प्रतिशत त्रुटि कितनी, ए बटा ए, डेल ए बटा ए क्या है, प्रतिशत त्रुटि, और ये जितनी भी घात लगी हुई ना, इसे उठा करके आगे लिख देना, चाहे घात यहां पर माइनस की ही क्यों ना हो, यहां पर आएगी तो प्लस की लिखोगे, क्यों, क्योंकि त्रुटियां प्लस की होती हैं,
बात समझ में आई? यहाँ पे घात चाहे माइनस की ही क्यों ना हो, यहाँ पर आते आते उसको प्लस में लिखना है। और एक मेरा वीडियो देखते टाइम ऑडियो भी सुन लिया करो, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके ऊपर गौर करा करो, ठीक है? क्योंकि मैं ये चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि माइनस नहीं लिखना है, ठीक? चलिए ये पता चल गया एक तरीका। तो ये सूत्र अगर ऐसा दिया हुआ है, या फिर अगर सूत्र ऐसा दिया हुआ होता r इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, लो भाई यहां पर क्या हुआ, a और b स्क्वायर गुणा में है, गुणा में है तो भी प्रतिशत त्रुटि जुड़ती ही है, ये भी तो कॉन्सेप्ट है, गुणा में है तो भी प्रतिशत त्रुटि जुड़ती ही है, तो मेन कॉन्सेप्ट प्रतिशत त्रुटि वाला ही है। तो इस केस में क्या करोगे, तब क्या होगा, तब लिखा जाएगा डेल r बटे r, वापस से ऐसा का ऐसा, फिर क्या लिखोगे, a में प्रतिशत त्रुटि डेल a बटा a, 100% नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका 100% इसके 100% को काट देगा कॉमन लेकर के, तो हम अभी वो नहीं लिख रहे। फिर b में प्रतिशत त्रुटि डेल b बटा b, b के घात है क्या, हाँ घात है, घात कहाँ आएगी, आगे आ जाएगी, सॉरी 2 लिखना चाहिए मेरे को, ठीक है? बीच में क्या लगेगा, हमेशा प्लस ही लगेगा, माइनस नहीं लगेगा, ठीक है? अगर इसके घात माइनस की भी होती तो भी यहां जिंदगी में प्लस ही लगता, ये बात और ध्यान में रख लेना, ठीक है? चलो अगर ये फॉर्मूला या और अगर ये ऐसा भी लिखा हुआ होता a डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर भी लिखा हुआ होता, तब भी क्या करते, तब भी हम यही लिखते, डेल r बटे r बराबर डेल a बटे a प्लस डेल b बटा b, और b की घात कितनी, 2। माइनस नहीं लगाया बच्चों मैंने। आप बोलोगे सर ऊपर लेकर गए फिर माइनस आएगा, ना ना ना, त्रुटियों में माइनस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, भूल जाओ, अधिकतम त्रुटि देखोगे तो प्लस ही लगाओगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये बात? इस चीज़ को अपने दिमाग में गांठ बांध लो, इस चीज़ को अपने दिमाग में गांठ बांध ही लो, ठीक है ये बात? चलो ऐसे सूत्र भी देखने को मिलेंगे, मैं करवाऊंगा भी, जैसे t इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी होता है। जैसे चलो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल क्या है, t इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई जी। बताओ भाई, ऐसे सवाल मैंने करवाया है ना, t वाला सवाल करवाया है ना मैंने आपको, कैसे फॉर्मूला बना था बताया था ना, आवर्तकाल बोलते हैं इसे, है ना, पेंडुलम का आवर्तकाल। अब आपको इसमें त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, कैसे निकालोगे, तो आपने चीज़ों को समझा कैसे भाई, आपने देखा कि टी को लिखा जाता तो कुछ ऐसा लिखा जाता, 2 पाई एल की घात भी कितनी, 1/2, जी की घात भी कितनी, 1/2, अंडर रूट लगा हुआ है ना, 1/2 दोनों के साथ में आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे टी में प्रतिशत त्रुटि कैसे देखूंगा मैं, डेल टी बटा टी देखूंगा, फिर मैं बोलूंगा 2 पाई में क्या हो सकता है कि त्रुटि, 2 भी एक संख्यात्मक मान है, फिक्स है, अरे 2 तो 2 ही होता है, 2.01 भी नहीं होता, ऐसे पाई भी फिक्स है, 22/7, 3.14 वाला नहीं बोल रहा हूँ, 22/7 तो फिक्स ही है, ठीक? तो इसमें त्रुटि होने का सवाल ही नहीं है, तो भाई इसको छोड़ दो, इसमें त्रुटि नहीं होती है, ठीक है? जो फिक्स मान है ना, संख्यात्मक मान, वैसा का वैसे रहने दो उसको, ठीक है? इसमें देखो लंबाई में प्रतिशत त्रुटि डेल एल बटा एल, ठीक है? जी में प्रतिशत त्रुटि डेल जी बटा जी, और त्रुटियां सदैव जुड़ती हैं, क्या इनके घात है, हाँ है, इसकी घात कितनी, 1/2, तो यहाँ पर 1/2, इसकी घात कितनी, 1/2। आप बोलोगे सर ऊपर लेकर के जाओ और माइनस लगाओ, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, माइनस वाइनस का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर लगाओगे 1/2, ठीक है? माइनस तो आना ही नहीं है, भूल जाओ, त्रुटि में माइनस नहीं लगाना है हमें, ठीक है? तो ये हो गया इसमें त्रुटि का कॉन्सेप्ट। ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा अभी, ठीक है? हो गया, ये घात क्लियर हो गई। एक स्पेशल केस ध्यान में रखिएगा, ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस तो नहीं, डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व हो सकता है, लेकिन अपन करेंगे नहीं, उसे लंबा हो जाएगा, क्या फायदेगा। ये चीज ध्यान में रखो, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन, है ना, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन या फिर संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी नहीं, समांतर, सॉरी उल्टा बोल गया हूं मैं, समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखते हो, 1/R इक्विवेलेंट या फिर RP,
पैरेलल, 1/r1 + 1/r2 ऐसे लिखते हो ना। ठीक, अब इसमें आगे क्या होगा भाई, इसमें त्रुटि कैसे देखोगे, तो यहां पर एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्या भाई, डेल RP बटा RP का स्क्वायर, ध्यान में रखना। ठीक है, यही एक अलग सी चीज है, और सारे के सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे, और सारे के सारे इन्हीं कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। एकमात्र यही एक है जो थोड़ा सा अलग चलता है, तो ये ध्यान में रखोगे आप। क्या भाई, डेल R1 बटा R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 बटा R2 का क्या स्क्वायर, नीचे स्क्वायर चलेगा इसमें, यही फॉर्मूला ऐसा है, और कोई फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। ये भी सॉल्व होता है लेकिन डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, चलिए, या फिर संधारित्र आप 12th में पढ़ोगे, संधारित्रों का श्रेणी संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, संधारित्रों में श्रेणी क्रम के अंदर CS होता है, 1/CS, उल्टा चलता है इनका श्रेणी क्रम, ये होता है 1/C1 + 1/C2। फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट तो ऐसा का ऐसा ही है। ठीक, इस केस में क्या लिखोगे, डेल CS बटा CS का स्क्वायर बराबर क्या होगा, डेल C1 बटा C1 का स्क्वायर प्लस डेल C2 बटा C2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, बस यहीं पर ही ध्यान में रखना, और अपने जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो कहीं दिक्कत नहीं देगा। गुणन में प्रतिशत त्रुटि जुड़ती है, और योग और व्यवकलन के अंदर त्रुटि डायरेक्ट जुड़ जाती है। ठीक है, ये बात जल्दी से उतारो, सवाल आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से उतारिए इस चीज को। मैं इतनी देर पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। हो गया क्लियर? दिक्कत तो नहीं है ना देवताओं? होनी भी नहीं चाहिए, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीजें परफेक्ट और डॉट चलनी चाहिए बच्चों, है ना। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट्स में उतारते जाइए प्लीज, और जब आप नोट्स उतार लो तो मेरे को भी भेज देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन करवाता हूं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये, NCERT का। पहले NCERT के क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, उसके बाद में अदर बुक के क्वेश्चन भी डील करेंगे, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना? अपने सुझाव जरूर बताइएगा। ये लो, 12 बजते ही इनका भौंकना जरूरी हो जाता है। देखो, NCERT का एग्जाम्पल है 2.8 नंबर का, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बुक जरूर लीजिएगा, जब भी आप वीडियो देखें बुक अपने साथ में रखिएगा। क्या हो रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2.8। क्वेश्चन आप बुक से कॉपी कर सकते हैं, मैं सिर्फ रीड आउट कर रहा हूं इस समय। किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों का तापमान T1, तापमान ऐसा दिया हुआ है, T1 की वैल्यू दी हुई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तथा दूसरे पिंड का तापमान देखो T2, वो क्या दिया हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा ही दिया हुआ है। इन पिंडों का तापांतर तथा उनमें आई त्रुटि परिकलित कीजिए। क्या बोल रहा है, एक तो तापांतर कैलकुलेट करना है, तापांतर डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है। तापांतर क्या होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर कैलकुलेट करना। तो हमने क्या देखा, पहले तो ये समझो कि T1 लिखा हुआ कैसे है, ये सिर्फ आपके दिमाग में रखने के लिए। T1 लिखा हुआ है कुछ ऐसा, T1 प्लस माइनस डेल T1, इस कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। और T2 कैसे लिखा हुआ है, T2 प्लस माइनस डेल T2, इस तरीके से लिखा हुआ है।
और पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस डेल टी, टेम्परेचर, ओके मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, तापांतर, ताप में अंतर। क्या होगा, T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1। यहाँ पर T2 ज़्यादा था इसलिए मैंने लिख दिया इसको T2 माइनस क्या बच्चों, T1। ठीक है, फॉर्मूला हमारा हमने बोल दिया कि ये हम यूज़ कर रहे हैं, T2 माइनस T1 यूज़ कर रहे हैं। उसने तापांतर पूछा था, फॉर्मूला किसका है, माइनस का है। किसका है बच्चों, माइनस का है, ये बात ध्यान रखना। तो पहले तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालो कि टेम्परेचर डिफरेंस है कितना, T2 कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड में घटाओ कितना भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दो, ये कितना आएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो तापांतर तो ज्ञात कर लिया, तापांतर में त्रुटि, तापांतर में त्रुटि, यही तो देखना है। फॉर्मूला माइनस का था बच्चों, फॉर्मूला माइनस का था, तो मैं बोलूंगा डेल टी डिफरेंस, त्रुटि तो यही होगा। और अगर माइनस का फॉर्मूला है तो हम बोलेंगे डेल T2 प्लस डेल T1, त्रुटियां सदैव जुड़ जाती है। ठीक, डेल T2 कितना 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों ही समान दिखे मेरे को तो। ठीक, कितना आएगा रे देता हूँ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आया गया, आया। चलो ये पूछा था, निकाल दिया, ये पूछा है या नहीं पूछा मेरे को नहीं पता, अब देख लीजिएगा सवाल में, ये भी निकाल दिया। अगर टेम्परेचर डिफरेंस लिखा जाता तो सही तरीका क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस का, ये शायद पूछा नहीं है, मैं निकाल के बता रहा हूँ। अगर टेम्परेचर डिफरेंस लिखा जाता तो ये कुछ ऐसा होता, टेम्परेचर डिफरेंस प्लस माइनस डेल टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब ये लिखा जाता 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ ऐसा, है ना, वैल्यू पुट करनी थी। एक ये आप ये और सोचोगे कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, चलो मेरे को पहले बता देना चाहिए था, लेकिन अभी बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा, वो सामने किसी दीवार को देखते हैं ना तो डायरेक्ट बोलते हैं ये 15 फीट जत्ती है ना, 15 फीट की है, ऊपर नीचे 1 फीट या 0.5 फीट, 2 फीट हो सके है ना। मेरी बात को समझिए, मैंने मारवाड़ी में बोला है। वो क्या बोलते हैं, वो दीवार को देखते हुए बोलते हैं कि 15 फीट की दीवार है, ऊपर नीचे जो है वो आधा फीट हो सकता है। उनके कहने का मतलब समझिए, लेंथ ऑफ द वॉल कितनी है, 15 फीट है, ऊपर नीचे प्लस और माइनस कितना, आधा फीट और हो सकता है, आधा और हो सकता है। मतलब ये दीवार या तो 15.5 फीट की है जोड़ू तो, या फिर 14.5 फीट की है घटाऊं तो, या तो जोड़ू तो 15.5 की हो जाएगी और घटाऊंगा तो ये। उनके बोलने का तरीका ये है ना। 14.5 से 15.5 को क्या बोलते हैं, वो अंदाजा लगा देते हैं, बोल देते हैं कि यार 15 फीट की है, आधा 1 फीट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर नीचे का मतलब समझे क्या आप, ये है वो ऊपर नीचे, ठीक है। वो तो उन्होंने अंदाजे से बोला था, अपन तो कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आई, ये सवाल कैसे हुआ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करें, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2.9 क्या बोल रहा है वो समझिए। वो बोल रहा है कि प्रतिरोध, क्वेश्चन नंबर 2.9 बता रहा हूं, एग्जाम्पल है ये, सॉरी एग्जाम्पल 2.9, वो भी एग्जाम्पल ही था। क्या बोल रहा है, प्रतिरोध R बराबर V डिवाइडेड बाय I, बताया था नहीं बताया था। जहां V बराबर लिया हुआ है 100 ± 5 वोल्ट, है ना, और धारा I बराबर दिया हुआ है 10 ± 0.2 एम्पियर। R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। R में प्रतिशत त्रुटि, इसका मतलब डेल R बटे R 100%, ये ज्ञात करना, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे भैया, V बटा I फॉर्मूला किसका है, डिवाइड का है ना, भाग का है। भाग में प्रतिशत त्रुटि जुड़ती है,
है ना। तो हमने लिखा, ये लिखा जाता सर डेल आर बटे आर, ठीक है, बराबर क्या होगा बच्चों, ये होगा डेल वी बटा वी प्लस डेल आई बटा आई। प्रतिशत त्रुटि डायरेक्ट जुड़ जाएगी और हमें प्रतिशत त्रुटि ही पूछी है, ठीक। ये तो अभी आपेक्षिक त्रुटि ये देखा जाए तो 100% से गुणा करते ही प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो डेल वी बटा वी, डेल वी ये डेल वी है और ये क्या है वी है। अरे इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, वी प्लस माइनस डेल वी लिखा हुआ है। ये कैसा लिखा हुआ है, आई प्लस माइनस डेल आई लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, डेल वी मतलब 5 में किसका भाग लगाया, 100 का, रे प्लस 0.2 में भाग लगाया किसका, सॉरी 10 का। ये कितना हुआ, 0.05 आया क्या, ये कितना हुआ 0.02 आया। करके देख लो, मेरे हिसाब से तो यही होगा, हो गया है 0.07। कितना हुआ रे, 0.07 डेल आर बटा आर। परसेंटेज में निकालना था ना, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है ना, तो हमने लिखा डेल आर बटे आर इंटू 100%, प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर क्या होगी भाई, डेल आर की वैल्यू कितनी, ओके ये तो अपने निकाल लिया 0.07, इस पूरे का मान है ये देखो, और इसको किससे गुणा करना है, 100% से। बताओ भी कितना है, 7%। आ गया क्या। चलो ये डेल आर निकालना होता, सवाल क्या होता, आर में त्रुटि ज्ञात करो, प्रतिरोध में त्रुटि ज्ञात करो, तब क्या करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। कैसे भाई, समझना, ये सवाल यहाँ तक हो गया, डन है, ये यहाँ तक डन है बच्चों, ठीक। हम क्या करते वो समझ लो, हम बोलते हमें डेल आर अगर निकालना होता तो बहुत ज़्यादा सिंपल होता। आर निकालते सबसे पहले, आर बराबर वी बटाई तो मतलब 100 में 10 का भाग लगाऊं, 100 में 10 का भाग लगाऊं, कितना आएगा रे, 10 आएगा क्या, ओम। अरे यही आएगा। तो हमने बोला ये लिखा जाता भाई डेल आर, देखो कैसे होता, डेल आर बटे आर बराबर, ये पूरा सॉल्व करने के बाद में कितना आ रहा है, 0.07 आ रहा है ना, पूरा सॉल्व करने के बाद में यही आ रहा है, ठीक है। तो हमें डेल आर निकालना होता तो हम क्या लिखते हैं, 0.07 इंटू आर लिखते, नहीं लिखते। चलो ये कितना होता, 0.07 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी निकाली, 10 थी भाई, कितना हो जाएगा 0.7, ठीक। तो अगर डेल आर प्लस आर लिखा जाता, डेल आर सॉरी अगर हम r लिखते और r को क्या लिखा जाता, r प्लस माइनस डेल आर लिखा जाता, तो वो क्या आता, r की वैल्यू आती 0.7 प्लस माइनस डेल आर, सॉरी r की वैल्यू 0.7 नहीं है, 10 है, r की वैल्यू 10 है और डेल आर की वैल्यू 0.7 है, और ये ओम लगाते आप यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था। सवाल अभी अपन को इतना ही पूछा है, 7% ही करके आएंगे, लेकिन अगर सिर्फ त्रुटि ही पूछता, अभी तो प्रतिशत त्रुटि पूछा है, अगर आर में त्रुटि ही पूछता तो हम डेल आर निकालते, डेल आर कितना, इतना, और फिर आर लिखा कैसे जाता, आर लिखने का तरीका तो यही है, आर की वैल्यू 10 निकाली, डेल आर की वैल्यू रख दी, ठीक है। उतारो इस चीज को और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, जल्दी से उतारो, मैं वीडियो को चेक करता हूँ। ये चीज़ समझ में आई बच्चों, बहुत सिंपल है, चीज़ें बहुत सिंपल है ये। और ये सारे के सारे सवाल आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, देखना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 10, 2.10, क्या बोल रहा है, दो प्रतिरोध जिनमें से R1 का मान कुछ ऐसा दिया हुआ है,
R1 इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 के लिए क्या दे रखा है, R2 के लिए दे रखा है 200 प्लस माइनस 4 ओम। ये लिखने का तरीका है उनका भाई, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, श्रेणी क्रम में बी समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, मतलब एक बार श्रेणी क्रम में और एक बार समांतर क्रम में संयोजित किया गया। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। जब ये सामान्य प्रतिरोध ऐसे दिए गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध भी ऐसे ही लिखे जाने चाहिए, मतलब आपको श्रेणी क्रम में भी त्रुटि पता होनी चाहिए, समांतर क्रम में भी त्रुटि पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो श्रेणी क्रम को खत्म करते हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल पड़ेगा। तो हमने लिखा श्रेणी क्रम संयोजन हेतु, समझिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन हेतु मतलब फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है वो समझो, आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, यही लिखते हो आप। तो आप डायरेक्ट निकालो, आर एस की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू 100, R2 की वैल्यू 200, तो ये हो जाएगा 300 ओम। ये तो क्लियर हुआ, 300 ओम आ गया। चलो भाई, चूंकि फॉर्मूला आपका एडिशन का है, जोड़ का है, तो फिर त्रुटि जो है, एरर, वो भी तो जुड़ेगी, वो भी तो ऐड ही होगी। 3 में ऐड करो 4 को, कितना आएगा, 7 ओम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, ये लिखा जाएगा आर एस प्लस माइनस डेल आर एस। अरे ऐसा ही तो लिखा जाता ना भाई, जोड़ का फॉर्मूला है, सीधा सीधा काम करना था। आर एस का मान कितना निकला रे, 300 प्लस माइनस डेल आर एस कितना, 7, और इसको लगा दिया क्या, ओम, खत्म किस्सा। क्लियर। अब देखो श्रेणी तो हो गया, बहुत सीधा सीधा था, जोड़ का फॉर्मूला था, जोड़ जोड़ से ही काम हो गया, है ना। समांतर क्रम में है दिक्कत, तो समांतर क्रम संयोजन हेतु, समांतर क्रम संयोजन हेतु। देखो भाई क्या होगा समांतर क्रम संयोजन के अंदर, हम सिंपल सा काम करना चालू करते हैं। ये कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले तो अपन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखते हैं, वो होगा 1/RP इज इक्वल्स टू पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, यही होता है। इसे जब आप फाइनली सॉल्व करते हो तो RP इज इक्वल्स टू क्या आएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यही तो आता है सॉल्व करने पर। चलो RP निकालो, है कितना RP, R1 इंटू R2, R1 की वैल्यू कितनी भाई, 100 इंटू 200, देख लो भाई वैल्यू दी हुई है। R1 प्लस R2, 100 प्लस 200, 300 हुआ क्या, 00 से 00 कैंसिल, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 3 ओम। ये RP ध्यान में रखना क्योंकि यूज आएगा, ठीक है। चलिए, मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में सूत्र बताया था, इस बार चेंज होता है क्या भाई, RP डिवाइडेड बाय RP का क्या स्क्वायर इक्वल्स टू डेल R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई ये कैसे होगा, डेल R1 कहाँ होगा भाई, ये देखो R1 देखो, तो ये डेल R1 है क्या, डेल R1 मतलब 3 में R1 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 प्लस ये आएगा हमेशा, डेल R2 4 में डिवाइड लगाओ R2 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200, मेरे हिसाब से तो यही हुआ। चलो काम करते हैं, क्या होगा, तो यहां पर भी 100 आ गया इंटू 100, ऐसा ही तो हुआ। तो ये हुआ 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 और ये हुआ 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। बताओ भाई मैं सही हूँ, यही होगा। चलिए कितना हो जाएगा, कितना हुआ 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या
डेल आर पी डिवाइडेड बाय आर पी का स्क्वायर। हमें तो डेल आर पी चाहिए, तो डेल आर पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 मल्टीप्लाइड विद आर पी का स्क्वायर। आर पी तो निकाल चुके हैं, देखो निकाल चुके हैं, देखो क्या हो जाएगा 4 और ये 100 इंटू 100 आर पी का स्क्वायर देखो भाई 200/3 गुणा 200/3, यही तो है। ये लो हटाओ इसके रामायण को, 4 और 4 16, 3 तिया 9, कितना होगा रे 9 एकम 9, कितना बचा 6 1 7, 70, 7 नाम 63 होता है ऑलमोस्ट, है ना डेल आर पी। नहीं तो आप 16/9 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया क्या, त्रुटि आ चुकी है, ओम लगा दीजिएगा, है ना ओम लगा दीजिएगा। इसको सॉल्व करोगे वापस से भी 7 ही आएगा, तो शायद ये 1.8 तक शिफ्ट हो जाएगा। अगर आगे मैं निकालता हूँ, ओके 3 डिजिट निकालने ही चाहिए। त्रुटि कहाँ तक जा रही है मेरी, निकालनी चाहिए, 2 डिजिट 3 डिजिट पे जाता है। चलो ये कितना आएगा, 16 में 9 का डिवाइड लगाया तो एक बार 1 आया, फिर 7 आया था, तो अपन ने 63 से किया, 7 वापस से बच गया। ये तो 777 की रामायण चल जाएगी। ये ऑल एंड ऑलमोस्ट कितना होगा 1.8 आएगा, है ना डेल आर पी। चलो डिवाइड देके देख लीजिएगा वैसे। अब क्या होगा भैया, हमें क्या निकालना था आर पी, और आर पी कैसे लिखा जाएगा, आर पी प्लस माइनस डेल आर पी। बताओ भाई ऐसे लिखा जाएगा आर पी कितना भाई 200/3, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ भाई 200/3 प्लस माइनस डेल आर पी भी मैं ऐसे ही लिखूंगा 16/3, नहीं 16/9, ठीक। और ओम में, किसमें ओम में, ये क्या आ गया भाई आर पी आ गया। पता चला रेजिस्टेंस का भी सवाल हो गया। बोला था ना तरीका ध्यान में रखना, पैरेलल के अंदर समांतर क्रम में इंपॉर्टेंट है रे देवताओं। उतारो जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारिए इस चीज को। ओके ये 1 आवर का वीडियो शिफ्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। इसको 1 घंटे तक का ही रखते हैं ना, 1 घंटे तक का ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में करें या फिर इसको बड़ा बना देते हैं। चलिए देखो आगे एक और एग्जाम्पल नंबर 2.11, एग्जाम्पल नंबर 2.11। अब ये 2.11 वाला सवाल बहुत बढ़िया है। देखो क्या है, क्या बोल रहा है वो 2.11 एग्जाम्पल बोल रहा है कि कोई z जो है z इज इक्वल्स टू a⁴ b⁴ डिवाइडेड बाय c और d की पावर दे रखी है 3/2। तो z की आपेक्षिक तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। आपेक्षिक होती है रिलेटिव एरर और प्रतिशत त्रुटि सभी को पता है परसेंटेज एरर होती है। और आपको परसेंटेज एरर दे रखा है ना, क्या दे रखा है भैया, तो परसेंटेज एरर देखिए डेल a डिवाइडेड बाय a, परसेंटेज के अंदर लिख रहा हूं बच्चों, ये परसेंटेज में ही दिया हुआ है। तो अगर 1 लिखते हो तो रिलेटिव और 1% लिखते हो तो परसेंटेज एरर हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये हो गया ऐसा। फिर डेल b डिवाइडेड बाय b कितना दिया हुआ है 3%, डेल c डिवाइडेड बाय c 4% और डेल d डिवाइडेड बाय d दिया हुआ है 2%,
ठीक, ये थोड़ा सा दिमाग में रखने लायक बात है कि ये सारी की सारी त्रुटियां जो है वो परसेंटेज में दे रखी है ना। एक मिनट रुकिएगा। तो जब मैं इस परसेंटेज को समझता हूं तो यहां पर भी मेरे को क्या लगाना चाहिए, परसेंटेज में ही काम करना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारी त्रुटियां जो है कुछ ऐसे लिखी जाएंगी। 100% लगा दीजिएगा। इसको अगर तरीके से लिखूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, डेल ए डिवाइडेड बाय ए, ये क्या है, रिलेटिव एरर है, इसको 100% से गुणा करूं तब जाके 1% लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है, ये चीज ध्यान में ही रखिएगा। अगर एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करें, आगे जो सवाल करोगे उसमें ऐसे ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो मैं भूल गया, 3% दिया हुआ था। चार %, 2%। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। वैसे भी आप सभी को पता ही होगा, परसेंटेज दिया होगा तो 100% से गुणा करते हैं उस चीज को, जो भी चीज है उसका परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुणा करते हैं, है ना। चलिए, मैं अगर काम करने की कोशिश करूं, Z में प्रतिशत त्रुटि सबसे पहले निकालूंगा, सबसे पहले वही काम करूंगा भैया मैं। तो मेरा तरीका तो यही है। क्या लिखूंगा, डेल Z डिवाइडेड बाय Z बराबर क्या होगा। देखो, या तो ये गुणा में है या ये भाग में है, और उनके क्या लगी हुई है, घात लगी हुई है। गुणा, घात और भाग तीनों में प्रतिशत त्रुटि जुड़ती है, तीनों में प्रतिशत त्रुटि जुड़ती है, ये ध्यान में रखना। तो ए में क्या दिखा जाएगा, डेल ए बटा ए, जोड़ो डेल बी बटा बी, फिर जोड़ो डेल सी बटा सी, और फिर जोड़ो डेल डी बटा डी। कॉम्बिनेशन तो यही बोलता है। अब जिसके जैसी घात है वैसी लगाते जाओ। ए की घात कितनी है, 4, बी की घात कितनी है, 1/3, सी की घात कितनी है, नहीं है, छोड़ दो, डी की घात कितनी है, 3/2 है, 1/2 भी हो सकती थी। ठीक है, बस माइनस मत लगा देना, नीचे से ऊपर गए माइनस घात लगा दो ना भाई, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, पता चल गया क्या। चलो अब काम करते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा डेल Z डिवाइडेड बाय Z, और मेरे को प्रतिशत त्रुटि निकालनी थी ना, तो मैं लिखूंगा 100%। तो इनके भी 100% वाले ही मान लिखूं, है ना, इनके भी 100% वाले ही मान लिखूं, तो मैं लिखूंगा 4, और डेल A बटा A इंटू 100% कितना है, 1% है भैया, प्लस 1/3, और डेल B बटा B देखो डायरेक्ट 3%, प्लस डेल C बटा C, डेल C बटा C कितना है, 4% है, प्लस 3/2 गुणा डेल D बटा D वाला काम कितना है, 2% का है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा रे, गौर करो, 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3, और ये टोटल किस में है, परसेंटेज में। क्या होगा रे, 4 4 8 रे, 1 9 3 12% है भाई डेल Z अपॉन Z परसेंटेज। ठीक है, चलो परसेंट से परसेंट क्या हटाओ, डेल Z बटा Z कितना आएगा, 12 में किसका भाग गया, 100 का, कितना, 0.12। पता चल गया, प्रतिशत त्रुटि और ये रिलेटिव एरर। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, कंफ्यूज कहाँ नहीं होना है वो और बता देता हूँ। आप अगर डेल ए अपॉन ए भी 1% लिखोगे ना, तो आगे आने वाले सवालों में वो पता चल जाएगा कि हम डेल ए बटा ए किसको बोल रहे हैं, प्रतिशत त्रुटि को बोल रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये 100% सभी के साथ में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, कारण बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 100% लिखता हूँ तो मैं सभी के साथ में 100% लिखूंगा, तो उनके 100% से उनका 100% क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, नहीं होगा, होगा। इसलिए 100% लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती इस तरीके के फॉर्मूले में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन अगर आपको एंड में निकालना है और ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो वास्तविकता में ये लिखा तो ऐसा ही जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया, क्लियर हुआ। ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे भैया परसेंटेज एरर के, बहुत करेंगे। चलो इसको उतारो, फिर इसके बाद में परसेंटेज एरर के और सवाल करवाता हूँ। और अब आपको सवाल करने में बहुत मज़ा आने वाला है। ये सवाल अब आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है ना, अब आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगे क्वेश्चन। इतनी देर तो अपन बुक के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे, अब अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो नीट और आईआईटी के क्वेश्चन हैं या फिर डिफेंस के क्वेश्चन है ना, वो सॉल्व कर रहे हैं अपन।
क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सवाल में देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि, गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि डेल आर डिवाइडेड बाय आर बराबर क्या है बच्चों, 2% है। ठीक, तो इसे अगर लिखने का तरीका सही होता, सही तरीका लिखता तो मैं कुछ ऐसा लिखता, सही, लेकिन मेरा काम उससे भी चल जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, गोले के आयतन की गणना में त्रुटि करो। किसमें, गोले के आयतन की गणना में त्रुटि। अब समझिए, ये छोड़ दो, अब अपन को अब कैसे क्वेश्चन करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, डेल आर बटा आर 2% दिया हुआ है। अब आयतन पूछ रहा है, गोले का आयतन फॉर्मूला पता होना चाहिए था, 4/3 पाई आर क्यूब, यही है 4/3 पाई। ये तो नियत मान है, इसमें त्रुटि नहीं हो सकती, इसमें त्रुटि नहीं हो सकती। तो अगर मैं आयतन देखूं तो आयतन का फॉर्मूला घात वाला है, प्रतिशत त्रुटि निकलेगी डेल वी बटा वी, और वो क्या होगा भाई, आर बटा आर तो आएगा ही आएगा, और उसकी घात कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। यही तो होगा ना देवताओं, और कोई तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो हमने लिखा डेल वी बटा वी बराबर होगा 3 गुणा डेल आर बटा आर, कितना 2%, बराबर में कितना है, अरे 6%। आयतन में त्रुटि कितनी है, 6%। पता चला, डन हुआ। सिंपल सा सवाल है, इस तरीके के सवाल बहुत सारे हैं। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखो आप, अब से आपको बोर्ड पर क्वेश्चन लगातार दिखाई देंगे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं 42, मैं मेरा स्पेस कम कर देता हूं, इतने में मेरा काम आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, द्रव्यमान तथा चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटि। द्रव्यमान मास होता है और चाल स्पीड होती है। तो द्रव्यमान के मापन में त्रुटि, देखो सवाल में कुछ ऐसा दिया हुआ है, डेल एम डिवाइडेड बाय एम, 42 नंबर का क्वेश्चन है, और ये दिया हुआ है 2%। ठीक, और चाल के मापन में मतलब डेल वी अपॉन वी, स्पीड के लिए कितना दे रखा है, 3% दे रखा है, स्पीड में परसेंटेज एरर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द्रव्यमान तथा चाल के मापन द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा में गणना की त्रुटि। गतिज ऊर्जा होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर देखने को मिलेगा, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। तो काइनेटिक एनर्जी समझिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर्मूला होता है 12 mv²। फॉर्मूला समझ में आ गया क्या, मल्टीप्लाई वाला और पावर वाला फॉर्मूला है। ठीक, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे भाई, डेल के डिवाइडेड बाय के। अब ये फॉर्मूला पता होगा तो सवाल हो जाएगा, डेल के बटाए मल्टीप्लाई था ना, डेल एम अपॉन एम प्लस डेल वी अपॉन वी, यही होगा। वी के ऊपर पावर है क्या, हाँ आंसर है भाई, है, तो 2 आगे लगा दो। इस 1/2 को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि तो कांस्टेंट है, इसमें एरर हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए डेल एम अपॉन एम कितना 2% प्लस 2 इंटू डेल वी अपॉन वी 3%, कितना आया रे देवताओं, 2% प्लस 6% बराबर 8%, बराबर 8%। ऑप्शन कौन सा लगेगा, 8% वाला पहला ऑप्शन लग जाएगा। क्या लगाओगे, पहला लगा लीजिएगा। ठीक है, हो गया 42। अब देखो 43, देखो 43 में क्या है, किसी घन का घनत्व इसके द्रव्यमान तथा भुजाओं की लंबाई नापकर ज्ञात करते हैं। घन का घनत्व, घन होता है बच्चों क्यूब, और घनत्व होता है डेंसिटी। वर्ड ध्यान में रखोगे तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, डेंसिटी ऑफ अ क्यूब कैलकुलेट कर रहे हो। कैसे, मास और लेंथ ऑफ साइड कैलकुलेट करके, है ना। क्यूब में अब फॉर्मूला समझिए भैया, फॉर्मूला क्या होता है घनत्व का, मैं रो लिख दूं या डी लिख देता हूं, चलो डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये बात, इस चीज को ध्यान में रखो। और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी क्यूब का, वॉल्यूम मतलब, अरे देवताओं हिंदी में नहीं लिखा है ना, द्रव्यमान बटे आयतन।
ठीक है। अब आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है किसी भी घन का, बताओ कितना, एल क्यूब लिखते हो क्या, क्यूब के लिए कितना लिखते हैं, एल क्यूब। तो अगर मैं इसमें एरर देखूं, इसमें क्या देखूं, एरर देखूं, तो मैं लिखूंगा डेल वी बटा वी, परसेंटेज एरर। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पावर का है। तो ये कितना होगा, 3 डेल एल अपॉन एल होगा। बताओ भाई होगा नहीं होगा, होगा ना देवताओं, यही होना चाहिए। चलो सवाल को पढ़ लेते हैं। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई के मापन में अधिकतम त्रुटियां, द्रव्यमान में देखो सवाल क्या दे रखा है, सवाल क्या दे रखा है, डेल एम बटा एम दे रखा है। डेल एम बटा एम कितना बोल रहा है वो, 3%। और लंबाई के मापन में डेल एल बटा एल कितना दे रखा है, 2% दे रखा है। तो घनत्व के मापन में अधिकतम त्रुटि, घनत्व के मापन में त्रुटि समझिए, तो मैं लिखूंगा डेल डी बटा डी, प्रतिशत त्रुटि है ना, क्या होगी भैया, द्रव्यमान डेल एम बटा एम प्लस आयतन डेल वी बटा वी, यही होगा। चलो आयतन डायरेक्ट नहीं दे रखा, लंबाई दी हुई है हमें, तो लंबाई किससे दे रखा है, तो आयतन को कन्वर्ट करो लंबाई से। तो ये क्या होगा रे, डेल एम बटा एम प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3 डेल एल बटा एल। सूत्र पता है, काम हो जाएगा। ठीक है, ये बनाना अपन को आना ही चाहिए भाई, सूत्र सामने है आयतन का। ठीक है, क्या होगा भाई, द्रव्यमान के लिए देखो, द्रव्यमान के लिए कितना दे रखा है, 3% दे रखा है, प्लस ये हो जाएगा 3 गुणा डेल एल अपॉन एल कितना दे रखा है, 2%। 3 दूनी 6, 6 3 9, कितना आएगा, 9%। ऑप्शन देखो भाई कौन सा है, चौथा आएगा, 43वें का चौथा। अब बोलोगे सर ऐसा नहीं पता, ये फॉर्मूला तो बच्चों वैसे भी आएगा, ये फॉर्मूला तो वैसे भी आएगा, मैंने मन से थोड़ी लिखा है ये फॉर्मूला जो, ओके हाँ सही है, ये फॉर्मूला तो वैसे भी आएगा। देखो कैसे, जब आप d लिखते हैं ना, d इज इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाय वी लिखते हो, या फिर इस ही d का फॉर्मूला आप m डिवाइडेड बाय एल क्यूब लिखते, घन दिया हुआ है तो एल क्यूब लिखेंगे। मैं इस फॉर्मूले से लिखूं तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा, डेल d डिवाइडेड बाय d इज इक्वल्स टू डेल m डिवाइडेड बाय m प्लस डेल v डिवाइडेड बाय v। और मैं अगर इस फॉर्मूले से लिखता हूं तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा, डेल d डिवाइडेड बाय d, ये होगा डेल m डिवाइडेड बाय m, और ये क्या होगा, घात कितनी है 3 आगे, और डेल l अपॉन l। बताओ भाई ऐसे ही तो लिखूंगा, ये मैंने मन से थोड़ी बनाया है, ये तो फॉर्मूला था, फॉर्मूला जैसा था वैसा बैठ गया भाई, है ना। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये मैंने करवा रखा है। अरे ये चीज़ द्रव्यमान बटे आयतन करवा रखी है भाई, मात्रक देख लेना, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन वाले पार्ट में देखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, 9% वाला लगा लीजिएगा, 4th वन है ना। हाँ भाई आगे देखो, आगे 44 से थ्योरेटिकल है, 45 देखो क्या बोल रहा है, एल भुजा वाले एक वर्ग पर एक बल F लगाया जाता है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, और उसके ऊपर वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है उस पर, एक स्क्वायर पे वो F फोर्स लगा रहा है। फिर क्या बोल रहा है, यदि L के मापन में, मतलब साइड या भुजा के मापन में त्रुटि 2% है, L डिवाइडेड बाय L 2%, और F के मापन में 4% की त्रुटि है, F बल के मापन में 4% की त्रुटि है, 4%, तो क्या बोल रहा है, तब दाब मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। दाब मतलब होता है बच्चों प्रेशर, प्रेशर, तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, F डिवाइडेड बाय A, यही तो होता है। A एरिया है, एरिया किसका, वर्ग का, वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर।
तो फाइनली दाब का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला बन गया क्या? तो मैं जब लिखूंगा डेल पी डिवाइडेड बाय बी, अरे परसेंटेज तो निकलेगा ना, इसमें भी देखो डिवाइड है और पावर है, तो ये क्या हो जाएगा डेल एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस डेल एल डिवाइडेड बाय एल, और ये जो पावर है ये 2 उठ करके आगे आ जाएगी, माइनस की 2 नहीं लगानी है, ठीक है। डेल एफ अपॉन एफ कितना दे रखा है 4% प्लस 2 इंटू डेल एल अपॉन एल कितना 2%, 4 और 4 कितना रे 8% आएगा, नहीं आएगा, किसका मान डेल पी अपॉन पी का। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? मेरे साथ में कर लिया होगा। चलो कितना आएगा 8%, 4 लगा लीजिएगा, 4th वन ऑप्शन है ना, हो गया, ये क्लियर हुआ। चलो अब 46 वाला क्वेश्चन देखो, मेरे से जल्दी कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, आंसर मैच कर लीजिएगा, जल्दी से देखो। किसी गोले की त्रिज्या रेडियस ऑफ ए स्फेयर कितना 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी, और देखो फॉर्मूला वाइज दिया हुआ है, आयतन में, गोले का आयतन, स्फेयर का आयतन, किसका, स्फेयर वॉल्यूम में बोल रहा है, आयतन वॉल्यूम होता है और गोले के लिए स्फेयर यूज करते हैं। तो देखिए क्या होता है, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, यही होता है। चलिए आपको शायद थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था डेल v अपॉन v का फॉर्मूला, 4/3 तो कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, सिर्फ यहीं से ही देखा जाएगा ना सारा काम। R क्यूब 3 उठ करके कहाँ आगे, और यहाँ पे डेल R अपॉन R लिख दूँ क्या? चलो परसेंटेज निकालना है तो सही देखो ऑप्शन में, तो देखो मैं क्या काम करूंगा, 3 गुणा डेल R कितना ये होगा ना 0.1, इसमें डिवाइड किसका 5.3 का, ये हो गया डेल v अपॉन v। अगर परसेंट निकालना है तो इसको किससे गुणा कर देंगे 100% से गुणा कर देंगे, अगर परसेंट निकालना है तो इसको किससे गुणा कर देंगे 100% से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। चलो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भैया, देखो ना पहला, तीसरा नहीं दूसरा देखो, 3 गुणा 0.1 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 100 दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, पता चल गया। आप तो यही देख करके पता लगा लेना, बस इसी से काम पता चल जाएगा, है ना। तो इसका दूसरा ऑप्शन लगा लीजिएगा, 46 का सेकंड आएगा भाई। 47 वाला क्वेश्चन देखो, 47 वाला देखिए, सवाल बहुत सिंपल है, छोटे छोटे से सवाल हैं इनके, बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं। देखो, यदि वस्तु के संवेग तथा द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि, संवेग बच्चों होता है मोमेंटम, संवेग क्या होता है मोमेंटम p, है ना, और इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल p बटा p कितना है 2% संवेग, ठीक। और फिर आगे क्या दे रखा है, द्रव्यमान के मापन में, द्रव्यमान होता है बच्चों मास, m से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और इसके मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल m अपॉन m क्या होगा भाई 3% दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। क्या पूछ रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा की गणना किए गए मान में अधिकतम त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि गतिज ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, मोमेंटम और मास दिया हुआ है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझो, K इज इक्वल्स टू ½ mv² होता है, लेकिन यहाँ पे v की तो रामायण ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को फॉर्मूले को चेंज कर रहा हूँ, m डिवाइडेड बाय m से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला समझ लो, बहुत काम आने वाला है ये फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, m को m से मल्टीप्लाई कराया m² और v² तो था ही, डिवाइड किसका m का, यही बना, ये mv का होल स्क्वायर है क्या, 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या m,
m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग, मोमेंटम। ये हो गया हाफ पी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना क्या है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उतार लेना जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। चलो, तो अब हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आया वो है हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अगर फॉर्मूला सामने है तो बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या निकालेंगे रे, डेल के बटा के बराबर क्या, 1/2 को तो छोड़ो, डेल पी बटा पी, पावर कितनी है 2 आगे, प्लस डेल एम बटा एम। बताओ ऐसा ही होगा क्या, 2 डेल पी बटा पी देखो कितना है 2% है, डेल एम अपॉन एम कितना दे रखा है 3% है, 2 दूनी 4% प्लस 3% कितना हो, अरे देवताओं 7% आएगा नहीं आएगा, आएगा, क्लियर है। ऑप्शन कौन सा है 7%, 4th 1, ठीक है, हो जाएगा ना। कौन से नंबर का सवाल था 47 वाला, डन हो गया। चलो उतारो इस चीज को एक बार के लिए जल्दी से, मैं वीडियो चेक कर रहा हूं, हाँ ठीक है काम। अब आगे काम करता है। देखो 48 वाला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह पर एक पेंडुलम, मतलब सिंपल पेंडुलम तो सभी को पता है, सिंपल पेंडुलम के एक प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मापन किया गया है। आपको क्या आपने क्या कैलकुलेट करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है किसी भी पेंडुलम के थ्रू। यदि अल्फा और बीटा क्रमशः लंबाई तथा आवर्तकाल के मापन में सापेक्ष त्रुटियां हैं, ओके सापेक्ष ही हैं। रिलेटिव एरर दे रखी है किसमें बच्चों, लंबाई, मतलब इस बार फिक्स डेल एल अपॉन एल ही दिया हुआ है, कितना भाई अल्फा। तो प्रतिशत त्रुटि देखूंगा तो यहाँ पे 100% लगाऊंगा बच्चों, ये बात ध्यान में और रखना, तो फिर इसको भी 100% से गुणा करना पड़ेगा। ये आपको सिर्फ इस बार डेल एल अपॉन एल ही दिया हुआ है। ऐसे ही आवर्तकाल मतलब डेल टी डिवाइडेड बाय टी, ये कितना दिया हुआ है बच्चों, बीटा दिया हुआ है ना। आवर्तकाल होता है टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड में रिलेटिव एरर दिए इस बार, ठीक है। परसेंटेज एरर देता तो फिर परसेंट लगाता, लेकिन रिलेटिव एरर है। अगर इनसे परसेंटेज एरर निकालूं तो मैं क्या करूं भाई, इसको भी 100% से गुणा करता हूं, तो फिर यहाँ पर अल्फा ही दिया हुआ था तो परसेंटेज नहीं था, तो अब मैं इसको भी 100% पे लेके जाऊंगा। ऐसे ही इसको अगर मैं चेंज करता तो मैं यहां पर इसको भी 100% से ही मल्टीप्लाई करता, दोनों तरफ बराबर संख्या से मल्टीप्लाई करो। चलो नहीं तो आप तो ये ध्यान रखो अल्फा और बीटा, बस अपन तो उसी से ही निकाल लेंगे अपना काम। चलो क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो रे। बहुत सिंपल है, देखो टी बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी, यही होता है। आपको जी वाला फॉर्मेट चाहिए, कैसे निकालोगे, टी स्क्वायर कर दो, अंडर रूट तो हटाओ कम से कम, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और एल बाई जी आएगा, क्या रे आएगा, जी को उठा करके इधर पटको, तो जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, यही होगा। अब गौर कीजिए बच्चों, मैं अगर जी में परसेंटेज एरर देखता हूं तो ये तो रिलेटिव एरर ही हुआ, 100% से बाद में गुणा कर देंगे अब, है ना। तो ये क्या होगा 4 पाई स्क्वायर, तो छोड़ दो, ये क्या होगा डेल एल अपॉन एल होगा, प्लस टी में देखो डेल टी डिवाइडेड बाई टी होगा, नहीं होगा। इसकी घात कितनी है 2 है, तो कहाँ पर आएगी, आगे आएगी, माइनस मत लगा देना, माइनस तो होती नहीं है त्रुटि, ठीक है। डेल एल अपॉन एल, अपने तो डेल एल अपॉन एल, अल्फा ध्यान में रखो, प्लस डेल टी अपॉन टी, डेल टी अपॉन टी बीटा था, 2 बीटा हो गया क्या, ये ध्यान में रखो डेल जी अपॉन जी,
ठीक है। अब अगर परसेंटेज में डालना है तो डाल दो भाई, 100% से गुणा कर देना, इसको भी 100% से गुणा कर देना, खत्म किस्सा। अपने को तो यही चेक करना है, ये जिसमें है वो अपना आंसर है। ठीक है, देखो पहला तो है नहीं, दूसरे में माइनस है, तीसरे में 2 अल्फा है, चौथे में अल्फा प्लस 2 बीटा है क्या? हो गया क्या काम? आया डेल जी अपॉन जी, डन हो जाना चाहिए। हो गया। चलो 49 वाला क्वेश्चन देखिए सभी, मार्कर चल गया इस पे। 49 वाला देखिए, एक वर्गाकार सार्वजनिक पार्क का क्षेत्रफल 100 प्लस माइनस 2, ये लो वर्गाकार पार्क है, वर्गाकार मतलब स्क्वायर, और इसके लिए एरिया दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझना है बच्चों, क्या भाई, अगर एरिया दिया हुआ है तो लेंथ क्या होगी? ये 100 मीटर स्क्वायर है ना, देखा जाए तो A इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर है, तो ये किसी भी वर्ग के लिए L स्क्वायर होगा, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर, तो L इज इक्वल्स टू कितना? 10 मीटर होगा क्या? चलो ये डेटा मैंने ऐसे निकाल लिया। लो पार्क की भुजा ज्ञात करो, भुजा ज्ञात करनी थी यही, ये तो हो गया क्या? लिखी कैसी जाएगी भुजा? साइड कैसी लिखी जाएगी? साइड बराबर लिखा जाना चाहिए था L प्लस डेल L। बताओ भाई ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं? L तो है मेरे पास में 10 मीटर, मेरे को तो क्या चाहिए? डेल L चाहिए। वर्ग है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, वर्ग के लिए स्क्वायर के लिए डेल A अपॉन A इज इक्वल्स टू 2 डेल L अपॉन L होता है। बताओ भाई कैसे लिखा? क्योंकि मेरे को पता है A इज इक्वल्स टू L स्क्वायर, तो डेल A अपॉन A बराबर क्या होगा? डेल L अपॉन L, और पावर कितनी है? 2। क्लियर? चलो देखो, डेल A कैलकुलेट करना है, मेरे को पता नहीं है, A दिया हुआ है, A कितना है? 100 है, 2, अरे नहीं रे, डेल A कैलकुलेट काहे को करना है? डेल L कैलकुलेट करना है। डेल A 0.2 है ना, 2 डेल L का है, डेल L तो कैलकुलेट करना है, सॉरी, L 10 अभी कैलकुलेट किया, कैंसिल, 0.1 डिवाइड लगाओगे तो 0.01 आएगा क्या? डेल L। आ गया। क्या कैलकुलेट करना है? थोड़ा सा मैं तरीके से पढ़ लेता हूँ सवाल को। पार्क की भुजा ज्ञात करनी है। भुजा कैसे लिखी जाएगी? L इज इक्वल्स टू लिखी जाएगी L प्लस डेल L। 1 घंटे तक वीडियो बनाने से आप थोड़ी सी क्षमता में कमी आ सकती है। हाँ भाई, L देखो, L कितना? 10 प्लस माइनस डेल L कितना? 0.01 क्या? मीटर। ठीक है। कुछ बच्चे क्या होंगे, ऐसा कर देंगे कि सर आपने तो 2 डेल L अपॉन L किया है ना, 2 से 2 को तो काटेंगे, लेकिन ये L का मान भी वो क्या मान लेंगे? 100 ही मान लेंगे। गलती से ऐसा संभव है, उस केस में 0.1 ही रह जाएगा उनका डेल L। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सूत्रों से ही काम चलता है, दिमाग से ही काम चलेगा, मन से काम नहीं करते फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। ये बात ध्यान रखना, मन को डालो डब्बे में और काम करना चालू करो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ही आएगा। 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर लगा, ओके मैंने भी मीटर लगा रखा है, ठीक है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 50 वाला क्वेश्चन, 50 देखो क्या बोल रहा है। एक भौतिक राशि x बराबर बोल रहा है m की पावर a, l की पावर b और t की पावर -c, और दिया हुआ क्या है? m l तथा t। देखो t की पावर -c है भाई, है ना।
MLT के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः α%, β% और γ% है। मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ रे भाई, डेल m अपॉन एम α%, डेल l अपॉन l β% और डेल t अपॉन t γ%, ऐसा दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा है। तो x के मापन में अधिकतम त्रुटि है, x के मापन में त्रुटि रे क्या होगा रे, x डेल x अपॉन एक्स लिखूँ क्या, घात उठा करके आगे पटको, a डेल m अपॉन एम, b डेल l अपॉन l, प्लस माइनस का सी रखूँ या प्लस का सी रखूँ, बताओ बताओ, प्लस का माइनस का मत रख देना, थप्पड़ खा लोगे मेरे से। क्या होगा भाई, त्रुटियों में प्लस ही आता है, माइनस तो भूल के भी नहीं लिखना, ध्यान में रखना, बस यही एक दिक्कत होगी सवाल में, ये होगा सी डेल टी डिवाइडेड बाई टी। अरे यही तो होगा ना, गुणा में था और घात में था, तो घात के लिए तो काम पता चल गया, प्लस की ही लिखनी है, त्रुटियां हैं तो प्लस का ही काम होगा, माइनस तो दिमाग से ही निकाल देना है इस बार, ठीक है। चलो काम करो, a और डेल m अपॉन एम कितना है, α% प्लस b β% प्लस c γ%, ये आएगा भैया, ठीक है। काम देखो कहाँ है भाई, जिसमें सारे प्लस के ना वही देखना है, दूसरा देखो दूसरे में सारे प्लस के, ठीक है, तो यही आएगा बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखो। 51 वाला सवाल जो है वो मैंने आपको नहीं करवाया है, बिल्कुल नहीं करवाया। इस तरीके का पैटर्न भी मैंने नहीं समझाया, तो चलो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है कि एक पैटर्न और आ गया हमारे हाथ में। ये तो नीचे गिर गया। हाँ देखो, किसी घड़ी का अल्पतम अंक 1/5 सेकंड है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो भी अल्पतम अंक होता है वह परम त्रुटि या फिर निरपेक्ष त्रुटि होती है, मतलब उसमें त्रुटि होने की संभावना इतनी है, वो बता रहा है, ठीक है। तो जब घड़ी का अल्पतम अंक बोल रहा है तो मतलब टी बोल रहा है वो, डेल टी डिवाइडेड बाई टी कितना, सॉरी डेल टी कितना 1/5 सेकंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अल्पतम अंक पढ़ते ही उसको डाल दीजिएगा कि ये क्वांटिटी है, वो त्रुटि है। अगर लंबाई का अल्पतम अंक दिया हुआ है तो डेल एल लिख लेना, अगर समय का दिया हुआ है तो डेल टी हो जाएगा। द्रव्यमान का अल्पतम अंक, वैसे द्रव्यमान के लिए लिखा नहीं जाएगा, लेकिन तो भी जिस भी राशि का अल्पतम अंक दिया हुआ है उसी त्रुटि बना देना, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सरल लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड है, तो समय इस बार कितना दिया हुआ है, 25 सेकंड। समय के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी, समय के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, समय के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो हमने क्या करना है वो समझिए। t लिखा जाता t प्लस माइनस डेल टी, ऐसा ही है, ये हो गया 25 प्लस माइनस 1/5 सेकेंड, ठीक। प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल टी अपॉन टी होगी, और फिर 100% तो अपन कर ही देंगे, है ना, वो अपन को पता, ध्यान में रखना है, 100% बाद में कर लेंगे। डेल टी कितना है, 1/5, इसमें t का भाग कितना, 25, ठीक। अब 100% वाला काम रह रहा है, मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, अपन को प्रतिशत त्रुटि देखनी है, 100% लगाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/5 गुणा 25 गुणा ऊपर आएगा 100%, 25 चौका 100 कितना है रे, 4/5%, 4/5 मतलब 40/5 मतलब 8.8। समय के मान में अधिकतम जो प्रतिशत त्रुटि थी वो इतनी थी 0.8। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा सवाल है बच्चों, अल्पतम अंक के लिए कितना है भाई, दूसरा ऑप्शन लगा लीजिएगा। कितना लगाएंगे, सेकंड वाला ऑप्शन लगा लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, ये क्लियर हुआ ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे 52 एंड लास्ट है ये क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं। देखो, एक विद्यार्थी विराम से प्रारंभ मतलब शुरुआत में वेग 0 है,
ठीक है। प्रारंभ स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को माप करके गुरुत्वीय त्वरण की गणना कर रहा है। देखो वो क्या कैलकुलेट कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण कैलकुलेट कर रहा है। किसकी सहायता से? डिस्टेंस की सहायता से, डिस्टेंस की हेल्प लेकर के। यदि दूरी तथा समय मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, दूरी मतलब क्या हो गया बच्चों? डिस्टेंस हो गया, समय टाइम ही हो गया, इनमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर E1 और E2 है। मतलब दूरी के लिए मैं दूरी को s लिख रहा हूं तो डेल एस अपॉन एस, 52 वाला सवाल है ना, डेल एस अपॉन एस कितना दे रखा है? E1 दे रखा है, परसेंटेज में ही है ना। और समय डेल टी अपॉन टी लिख लो या कैपिटल टी अपॉन टी लिख लो, ये E2 दे रखा है। क्या बोल रहा है? G की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। देखो G क्या होगा, कैसे आएगा? कोई वस्तु अगर आपने ऐसे छोड़ दी है तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे फॉर्मूला दूरी का 9th में आपने पढ़ा होगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, पढ़ा है? चलिए थोड़ा सा और काम करते हैं। विरामावस्था से प्रारंभ हो रही है, विरामावस्था u बराबर 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 0, तो फिर s का फाइनल फॉर्मूला हो गया हाफ AT स्क्वायर, नीचे की ओर प्लस का g, ऊपर की ओर फेंकोगे माइनस का g, नीचे की ओर आ रहा था ना तो त्वरण a की जगह क्या लिखोगे? प्लस का g लिखोगे। ठीक है ये बात। चलिए हमें यही तो कैलकुलेट करना है g, तो g का फॉर्मूला देखो 2s हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाय क्या? टी स्क्वायर रहेगा क्या? जी का फॉर्मूला यही बना। चलिए इसमें त्रुटि कैसे देखोगे? डेल जी अपॉन जी, ऐसा ही होगा। 2 तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात है, अंक है। ये देखो ये क्या होगा? डेल एस अपॉन एस प्लस डेल टी डिवाइडेड बाय टी, और पावर कितनी है? 2 है। आगे आएगी नहीं आएगी? यही तो होगा, डिवाइड का फॉर्मूला था, प्रतिशत त्रुटि में जाओगे, है ना। चलो डेल एस क्या? E1 प्लस 2 डेल टी अपॉन टी E2, पता चल गया क्या? प्रतिशत त्रुटि पता चला। ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन क्या आ रहा है? दूसरे नंबर का ऑप्शन देखो, प्लस में वही दिख रहा है, E1 प्लस 2 E2, ठीक है, तो सेकंड नंबर का है। डन। चलिए तो मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत लंबा बन गया है, सवाल बहुत ज़्यादा कर लिए हैं हमने, और उम्मीद करता हूँ ये समझ में आए होंगे आपको। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए बच्चों तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।